नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और भारतीय इतिहास पे जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज चल रही है उसमें आज हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पल्लव वंश है उसकी स्थापना के बारे में प्रारंभिक जो कई इतिहासकारों का अनुमान है वो कुछ इस तरह से है कि पल्लव राज्य की स्थापना तब हुई जब सातवाहन वंश टूट रहा था, सातवाहन वंश खंड खंड हो गया था और जो पल्लव थे वो सातवाहनों के अधीन में थे शुरुआत में। यह माना जा सकता है कि पल्लव राज्य का संस्थापक पहले सातवाहनों का एक प्रांतीय शासक था, मतलब एक सूबेदार या गवर्नर कहा जा सकता है कुछ, या सामंत, जो दक्षिण भारत में पल्लवों का एक सामंत था। कांचीपुरम में उपलब्ध दो ताम्रपत्रों में से इस वंश के प्रारंभिक इतिहास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। इन ताम्रपत्रों में स्कंद वर्मा नाम के एक राजा के दान पुण्य करने का डिटेल मिलता है और जिसके लिए युवराज, युवा महाराज्य और धम्म महाराजाधिराज लिखा गया है। तो इससे ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति एक अभिलेख तब का है जब ये युवराज था और एक अभिलेख तब का जब ये राजा बन गया। पल्लवों में अगर स्पष्ट कहा जाए तो स्पष्ट तौर पे सिंह वर्मन का जिक्र मिलता है। प्रथम जिसका स्पष्ट वर्णन मिला है वो सिंह वर्मन था और जिसका गुंटूर अभिलेख तीसरी शताब्दी के अंतिम चरण का है। और जो बोधि धर्मन थे 5वीं-6वीं सदी में हुए एक महान संत, वो भी इसी राजवंश के थे। सिंह विष्णु इस वंश का वो राजा है जिसका पूरा प्रॉपर इतिहास है। तो पल्लव वंश का संस्थापक भी कहा जा सकता है इसको, जिसको वास्तविक संस्थापक। तो सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी तक राज किया। इसकी राजधानी कांची थी, तमिलनाडु का कांचीपुरम, और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कांची के पल्लव वंश के विषय में प्राथमिक जानकारी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से भी मिलती है और वहनसांग की यात्रा में भी पल्लव वंश का विवरण मिलता है। संभवतः पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व, ये हमने पहले भी देखा है कि पुराने अभिलेखों में भी है कि सातवाहनों के अंडर में थे। इनके प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है और बाद के संस्कृत भाषा में है। किरात अर्जुनियम के लेखक भरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो किरात अर्जुनियम पुस्तक भरवी ने लिखी थी, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके बाद सिंह विष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन जो 600 से 630 ईस्वी तक शासक रहा। महेंद्र वर्मन की गणना इस राजवंश के सर्वोच्च राजाओं में से की जाती है। इस महान शासक की बहुमुखी प्रतिभा युद्ध और शांति दोनों ही क्षेत्रों में विकसित हुई। इसके समय पल्लवों और चालुक्यों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की सेना विजय करती हुई पल्लव राजधानी के बिल्कुल समीप तक आ गई थी और पुल्लर के युद्ध में महेंद्र वर्मन ने चालुक्यों को पराजित किया और साम्राज्य के कुछ उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भाग पे पुनः विजय प्राप्त कर ली। तो जो पुलकेशिन था, तो पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने महेंद्र वर्मन के समय पे चालुक्यों पल्लवों पे आक्रमण किया था। ये एक चालुक्य था पुलकेशिन द्वितीय और ये इनकी राजधानी तक पहुंच गया था। जब बाद में पुल्लुर के युद्ध में चालुक्यों को हराता है महेंद्र वर्मन, तो ये अपने राज्य के लगभग जितना हारा हुआ था उसमें से काफी सारे क्षेत्र को जीत लेता है। महेंद्र वर्मन के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के अनेक गुणों के संकेत मिलते हैं, यथा मत विलास, विचित्र चित्त, चेतकारी और चित्रकारपली। चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों में से कुछ त्रिचिन्नपल्ली, महेंद्रवाड़ी और डल्लू वानु में उदाहरण रूप अवशिष्ट हैं। तो इसने काफी सारे स्थापत्य कला से संबंधित कार्य भी किए। इसके जो ये मंदिर बनाए हैं चट्टानों को काट के, तो ये आज भी उनके अवशिष्ट प्राप्त होते हैं। महेंद्र वर्मन ने महेंद्र तटाक नाम के जलाशय का निर्माण भी कराया था। उसने चित्रकला में भी रुचि थी उसकी एवं कुशल संगीतज्ञ के रूप में भी प्रसिद्ध था। मत विलास प्रसन्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ये एक काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था और बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म का मतावलंबी हो गया था। इसके बाद इसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक राजा बनता है। नरसिंह वर्मन इस राजवंश का सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक था। इसके समय में पल्लव दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के 3 आक्रमणों को विफल किया। इन विजयों से उत्साहित होकर उसने अपनी सेना चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसमें 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। तो नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों को बुरी तरह से हराया था और इसी वजह से इसने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। युद्ध में पुलकेशिन की मृत्यु हो जाती है और चालुक्य साम्राज्य अव्यवस्थित हो जाता है। फलस्वरूप चालुक्य साम्राज्य के दक्षिण भाग पर पल्लवों का अधिकार हो जाता है। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य ने 655 में पल्लवों को वातापी छोड़ने पर विवश कर दिया। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था उसका पुत्र विक्रमादित्य जब राजा बनता है तो फिर से युद्ध होता है नरसिंह वर्मन और इसके बीच, विक्रमादित्य के बीच। तो ये
इनको वहां से हटा देता है, वातापी से जो राजधानी थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। तो कांची जो पल्लवों के बारे में ह्वेनसांग लिखता है तो वो इसी के समय में लिखता है, नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम का। महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय राजा बनता है, जो सिर्फ 2 साल के लिए राजा रहता है, और ये विक्रमादित्य जो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था उसके हाथों पराजित हो जाता है। तो ये 668 से 670 तक राजा रहता है। इसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 695 तक राजनीतिक राजा बनता है, और परमेश्वर वर्मन का राजनीतिक महत्व चालुक्य नरेश विक्रमादित्य का सफल विरोध करने के लिए माना जाता है। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि जो विक्रमादित्य था इसने उसको रोका था। विक्रमादित्य ने पल्लवों के शत्रु पांड्यों के साथ संधि कर ली और अपने देश के अपमान का प्रतिकार करने के लिए पल्लवों पर आक्रमण किया। कांची को विजय करता हुआ कावेरी के दक्षिण तट पर उर्गपुर तक पहुंच गया। तो इसने इनकी राजधानी भी जीत ली थी विक्रमादित्य ने। परमेश्वर वर्मन ने अपनी प्राथमिक असफलताओं से हतोत्साहित नहीं हुआ। विपक्षियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक सेना चालुक्य सम्राट की तरफ भेजी, विक्रमादित्य की तरफ भेजी। और विक्रमादित्य का पुत्र बिनादित्य और पौत्र विजयादित्य को पराजित किया। उसने स्वयं पेरुलनल्लु के युद्ध में आक्रमणकारियों को पराजित किया और उन्होंने पल्लव साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा। जो ये विक्रमादित्य, विनायादित्य और विजयादित्य थे चालुक्य लोग, तो इनको हरा दिया था उसने, इनको वापस पीछे खदेड़ दिया। पल्लव साम्राज्य छोड़कर जाने पर विवश हो गए। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, उग्र दंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थी। तो जो ये परमेश्वर वर्मन था इसने काफी सारी उपाधियां धारण की। उसमें से लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजक था। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी था, भगवान शिव का भक्त था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। तो ये राजा था जिसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत था और ये अपने आप में एक विद्वान राजा भी था। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, राज सिंह भी इसको कहा जाता है, 695 से 722 तक राजा रहा। और नरसिंह वर्मन के समय पे अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था। उसने राज सिंह, राजाओं का सिंह, अगाम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन ने राज सिंह, अगाम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। जो द्रविड़ियन स्थापत्य कला है उसकी शुरुआत हुई थी इस कांची के कैलाश मंदिर से। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकश तस्वीरें लगी हैं। दश कुमार चरितम के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो जो दंडी थे, दश कुमार चरितम के लेखक, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडलगई अल्वार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो ये एक प्रसिद्ध संत थे, तिरुमंडलगई अल्वार। तो ये नंदी वर्मन के समकालीन थे, जो वैष्णव संत थे। नंदी वर्मन के बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय 722 से 730 तक शासक रहता है। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय, जब उसका शासन के अंतिम वर्षों में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य ने गंगों की सहायता से कांची पर आक्रमण किया था और परमेश्वर वर्मन ने उनको भेंट देके वापस लौटा दिया था। और प्रतिकार की भावना में इसने गंगों पर आक्रमण किया और ये युद्ध में मारा गया। तिरुवड़ी का शिव मंदिर संभवतः इसी ने बनवाया था, परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने। इसके बाद राजा बनता है नंदी वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन के वंशजों के अभाव में वहां के विद्वान ब्राह्मणों ने परामर्श से 12 वर्षीय नंदी वर्मन द्वितीय पल्लवमल्ल 730 से 780 तक शासक रहा। इसको सिंहासन पर बिठाया। यह सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मन के वंशज हिरण्य वर्मन का पुत्र था। पांड्य नरेश मार वर्मन राज सिंह ने पल्लवों के विरुद्ध कई राज्यों का एक गुट संगठित किया और चित्रमाय नाम के व्यक्ति की सहायता के लिए उसने परमेश्वर वर्मन का पुत्र, जो चित्रमाय था, परमेश्वर वर्मन का पुत्र बताता था खुद को, तो इसने नंदी वर्मन पर आक्रमण किया और उसने नंदीग्राम को घेर लिया। किंतु पल्लवों के सेनापति उदय चंद्र ने नंदीग्राम का घेरा तोड़कर चित्रमाय को मारकर और दूसरे विरोधियों को पराजित किया।
किंतु पल्लवों के सेनापति और दूसरे विरोधियों को पराजित कर दिया। उसने चित्रमाई को मार डाला। नंदीवर्मन का सबसे भयंकर जो विपत्ति काल था वो था चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय का आक्रमण। गंगों की सहायता से उसने 740 ईस्वी में लगभग पल्लवों को पराजित कर कांची पर अधिकार कर दिया, किंतु नगर विध्वंस न करके उसने उल्टे जनता को दान दे दिया और उपहार दे दिए। इससे पल्लवों के अधिकार को कुंठित किए बिना उसने बदला भी ले लिया। उसने क्या किया कि वहां का जितना संपत्ति था पल्लवों की उसको लूट के वहीं की जनता में बांट दिया। राजपूत साम्राज्य के संस्थापक दंतेदुर्ग ने भी कांची पर आक्रमण किया था, किंतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके नंदीवर्मन से संधि करके उसने अपनी कन्या रेवा का विवाह उसके साथ कर दिया। नंदीवर्मन ने गंग नरेश श्री पुरुष को पराजित किया था और गंग राज्य भूमि को अपने बाण सामंत जय नंदीवर्मन को दे दिया था। नंदीवर्मन पांड्य नरेश वगण महाराज प्रथम के हाथों पराजित हुआ। उसने पांड्यों के विरुद्ध कौन, केरल और तगड़ के शासकों का संघ बनाया, परंतु पांड्य नरेश अपने विपक्षियों को पराजित करके पल्लव राज्य को पेन्नर नदी के तट पर अरसुर पहुंचाया था। पुराने मंदिरों के उद्धार के साथ ही नंदीवर्मन ने मुक्तेश्वर, बैकुंठ पारुमल और दूसरे मंदिरों का निर्माण करवाया। वो वैष्णव था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमर्ग अलवर उसी के राज्य में रहते थे, उसी के समकालीन थे। इस नंदीवर्मन के बाद दंतीवर्मन शासक बनता है। दंतीवर्मन 796 से 847 तक शासक रहता है। जो दंतीवर्मन था वो नंदीवर्मन और रेवा का पुत्र था। ये राजपूतों से संबंधित था और उसने राजपूत सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के संघर्ष में भाग लेने के कारण ध्रुव और गोविंद तृतीय के हाथों इसको पराजित होना पड़ा था। पांड्य नरेश वरगुण प्रथम ने कावेरी प्रदेश की विजय कर ली थी, किंतु वाण फिर भी पल्लवों का सामंत बना रहा। नंदीवर्मन तृतीय, इसके बाद दंतीवर्मन का पुत्र नंदीवर्मन तृतीय 847 से 872 तक शासक रहता है। इसने पल्लवों की जो प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का कोशिश की और काफी हद तक ये सफल भी रहा। इसका विवाह राजपूत नरेश अमोद वर्ष की प्रथम पुत्री शंका के साथ हुआ। उसने पांड्यों के विरुद्ध कई शक्तियों का संघ बनाया। इसने पांड्य नरेश श्रीमार वीर श्री वल्लभ को तेल्लारू के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर वगवह के तट तक पहुंचा दिया था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में इसने तेल्लारे रिद्ध की उपाधि धारण की, किंतु बाद में श्रीमार ने नंदीवर्मन और उसके सहायकों को कुंभकोणम के समीप पराजित किया। श्यामम में ताकुआप स्थान से प्राप्त एक तमिल अभिलेख में उसकी उपाधि के आधार पर अवनीनारायणम नाम के जलाशय और विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। इससे पल्लवों की नौशक्ति और विदेशों के साथ उनके संबंध का आभास होता है। तो इनकी जो पल्लव थे, इनकी नौसेना भी काफी बेहतरीन थी और विदेशों के साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। उसने अन्य विरुद्ध थे और वरतुगन और उग्रकोपन की उपाधियां धारण की थी। वो शैव मत को मानने वाला था। उसने तमिल साहित्यकार पेरु देवनार को आश्रय दिया था। जो पेरु देवनार थे तमिल साहित्यकार, उनको इसने अपने राज्य में आश्रय दिया था। इसके बाद बनता है नृप तुंगवर्मन 872 से 913 तक। नृप तुंगवर्मन ने सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही कुंभकोणम के समीप श्री पूर्वियम के युद्ध में पांड्य नरेश वगुर द्वितीय को पराजित कर अपने पिता की पराजय का प्रतिकार ले लिया था। मतलब इसके पिता को इन लोगों ने हराया था, तो इसने पांड्य नरेश वगुर द्वितीय को पराजित किया था। इसने पल्लव साम्राज्य की सीमाओं को अक्षुण्ण रखा, जो पहले से थी उसको बनाए रखा। उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शिक्षा और शासन प्रबंध के क्षेत्र में पल्लवों ने चोलों के लिए भूमिका बनाई थी। मतलब जो चोलों के शासन काल में बहुत प्रगति हुई शिक्षा और शासन प्रबंध की, तो उस सब के लिए जो एक आधार की व्यवस्था कर रखी थी, ये नृपतुंगवर्मन के शासन काल में हो गई थी। नृपतुंगवर्मन का पुत्र अपराजित इस वंश का अंतिम सम्राट था। पल्लवों के सामंत आदित्य प्रथम ने अपनी शक्ति बढ़ाई और 893 के लगभग अपराजित को पराजित कर पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। तो आदित्य प्रथम जो पल्लवों का एक सामंत था, उसने अपराजित को हरा करके पल्लव राज्य को चोल राज्य में मिला लिया था। पल्लव कालीन संस्कृति। कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। यह काल ब्राह्मणों की उन्नति का काल था। पल्लव राजाओं का शासनकाल नए नारों और अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए भी प्रसिद्ध रहा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने शिव की उपासना में कई मंदिर बनवाए। परमेश्वर वर्मन प्रथम भी शिव का उपासक था। उसकी उपाधि परम माहेश्वर थी।
दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ पल्लवों के ही राज्य में हुआ था। ब्राह्मण मतानुयायी होते हुए भी पल्लव शासक धर्म के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में बौद्ध तथा जैन दोनों मतावलंबियों को प्राश्रय मिलता था। कांची धार्मिक क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र था पल्लव शासनकाल में। कला एवं स्थापत्य कला, पल्लव शासकों के काल में कला तथा स्थापत्य कला की उन्नति हुई। वस्तुतः उनकी वस्तु एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इनके शासनकाल में कला और स्थापत्य कला में बहुत जबरदस्त उन्नति हुई थी। और जो दक्षिण भारतीय कला है उसमें अगर सबसे बेहतरीन योगदान है तो पल्लवों का ही है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। जो आधुनिक द्रविडियन शैली है, जो बाद में वहाँ बहुत सारे मंदिर बने, तो उन सब का आधार जो था वो पल्लव शैली ही थी, पल्लव राजाओं की वास्तुकला थी। इनकी जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला थी उसके 3 अंग हैं, मंडप, रथ और विशाल मंदिर। तो ये तीनों पल्लव काल से ही शुरू होते हैं। शैली, महेंद्र वर्मन शैली, तो महेंद्र वर्मन जो राजा था उसी के नाम पे एक शैली है। इस शैली में कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो महेंद्र वर्मन शैली में पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया जाता है और इसमें इनको मंडल कहा जाता है। ममल्य शैली, इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडल और एकास्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। तो जो रथ मंदिर हैं वो ममल्य शैली के मंदिर हैं और ये नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। इस शैली से निर्मित सभी स्मारक ममल्यपुरम या महाबलीपुरम में स्थित हैं। तो ममल्य इस शैली का नाम इसलिए है क्योंकि ये महाबलीपुरम का पुराना नाम है, ममल्यपुरम। तो महाबलीपुरम में ही इस शैली के ज्यादातर मंदिर हैं। रथ मंदिर निर्माण शैली, रथ मंदिर निर्माण शैली में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत भी कहा जाता है इसको। इसे दक्षिण पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इसके जो ये मंदिर है इस पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति भी अंकित है। इन रथों को सप्त पकोड़ा भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 हैं रथ मंदिर। सप्त पकोड़ा के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं वो धर्मराज मंदिर है, भीम मंदिर है, अर्जुन रथ है मतलब रथ, सहदेव रथ है, गणेश रथ है, वैल्य कटाई रथ है और पीदरी रथ है। और इन सभी रथों में जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है जिसपे कोई अलंकरण नहीं है। राज सिंह शैली में गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण कराया गया। सूर्य मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का कार्य नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय हुआ था तथा महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना हुई थी। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम इसी मंदिर में देखने को मिलता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर में। बैकुंठ के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप परमेश्वरम वर्मन द्वितीय के समय पे हुआ था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। और नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये सारे इनके रथ निर्माण शैली के अंतर्गत आते थे। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियोस पे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।